गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने ये चैनल लॉकडाउन में स्टार्ट किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम में साइंस की पढ़ाई को समझ सके, है ना। मैंने क्लास 8, 9 और 10 का बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ कुछ वीडियोस डाला है ताकि आप उन्हें पढ़ें और देखें, समझें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं 10th क्लास का 6th चैप्टर जय प्रक्रम पढ़ा रही हूँ। इसके 6 7 इसके 8 वीडियोस तैयार हो चुके हैं, मैंने डाला है। आज मैं पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे 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 जंतु के शरीर का आकार बढ़ता है, हम्म मैंने इसके पहले धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसके बारे में सारा बताया था कि गुटखा खाना या सिगरेट पीना या बीड़ी पीना या हुक्का पीना ये सब हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बतलाया था। आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, वह अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुसफुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय है। हाँ, हम यहाँ पर समझेंगे जैसे जैसे जंतु में वृद्धि हो रही है ना। तो क्या होता है, वृद्धि होता है, शरीर का आकार बढ़ता जाता है। तो जब हमारा शरीर का आकार बढ़ रहा है, जब हमारे शरीर का वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है, तो क्या विसरण से हमारे शरीर का काम चलेगा? नहीं, क्योंकि अंग भी तो उसी तरह, हमारा शरीर जटिल संरचनाओं से बना हुआ है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग है, अलग अलग तंत्र के लिए कई अंग है। तो क्या उन अंगों का काम, उन अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए विसरण किसी भी हाल में, किसी भी तरह ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, है ना। क्योंकि मानव एक जटिल संरचना वाला प्राणी है, विकसित प्राणी है। फुसफुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, हमारा श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है ना। श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन। हीम एच ए एम, हीम हीम प्लस ग्लोबिन होता है, एच एम हीम। हीम मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन आपका प्रोटीन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, आयरन प्लस प्रोटीन है जो कि ब्लड को रेड कलर किए हुए है, उसके चलते ब्लड का कलर रेड होता है। जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है ना। हीमोग्लोबिन जो है वह रेड ब्लड कार्पोसल्स में उपस्थित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि जल में अधिक घुलनशील होता है, ये तो आप लोग को पता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अत्यधिक घुलनशील होता है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ये हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
आदान प्रदान विनिमय, गैसीय विनिमय होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हीमोग्लोबिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। इससे हमको समझ में आ रहा है कि हीमोग्लोबिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर की सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार करो कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है ना। जितना सतही क्षेत्रफल अधिक होगा, जितना फैलेगा, उतना ही गैसों का विनिमय में भी तो परेशानी होगी, उतना ही मुश्किल हो जाएगा कि गैसों का विनिमय के लिए वो सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है ना। कितना उसको कैपेसिटी होना चाहिए था, होता, तब जाके गैसों का विनिमय होता है। ये इम्पॉसिबल है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुसफुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लग जाता। क्या इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की गति करती तो फुसफुस से ऑक्सीजन के एक अणु को इसको पहुंचने में कितना समय लग जाता? 3 वर्ष लग जाता। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग में लाल रक्त कणिकाएं में जो वर्णक वह हीमोग्लोबिन है जो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए अब हम 4 क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग वाहन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है ना। जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो ये तो हम सबसे पहले जान लें कि स्थलीय जीव, जो जीव स्थल पे रहते हैं वो वायुमंडल से, पर्यावरण से वे ऑक्सीजन ले रहे हैं और अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, है ना। तो स्थलीय जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बहुत मात्रा में, बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन रहती है। इसके विपरीत जो जीव जल में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी है जो पानी में रहते हैं, वे जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना। तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं, वो तो नेचुरली हमारे स्थल में जो हम लोग जो सांस लेते हैं उसके अपेक्षा उन्हें कम मिलता है। तो स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन का अवशोषण भिन्न भिन्न अंगों द्वारा किया जाता है। इन सभी अंगों में सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने की क्षमता होती है। स्थलीय जीवों में जो ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, अतः इन जीवों को धीमी गति से सांस लेना पड़ता है, जबकि जलीय जीवों को तेजी से सांस लेना पड़ता है है ना। जलीय जीवों को तेजी से सांस लेना पड़ता है, इन्हें जल्दी से जल्दी, उन्हें जल्द से जल्द सांस लेना पड़ता है क्योंकि वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं आप देखिएगा कि पानी में जो मछलियां रहती है वह एक एक सेकंड पर वो अपना सर को पानी से बाहर निकालती है, बुलबुला छोड़ती है, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती है, तुरंत छोड़ती, फिर अंदर घुसते, तुरंत फिर अपना मुंह बाहर करती है, फिर बुलबुला होता है। तो हम देखते हैं कि स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जीवों को बार बार जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, तेजी से सांस लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें समझने की और कोई खास वजह नहीं है।
सेकेंड है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या क्या है। इसमें गैसों के ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है 6 कार्बन अणु का, वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होता है और उसके विखंडन से पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड C3H4O3 तीन वायु में अणु प्लस ऊर्जा इसमें विखंडन होता है। फिर ये तीन पथ में इनका ऑक्सीकरण होता है ना। तीन पथ में ग्लूकोज के ऑक्सीडेट के भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के तीन पथ दिखलाया गया है, तीन पथ बतलाया गया है। एक पथ है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में है, एब्सेंस ऑफ एयर, वो है भिन्न जीव यानी कि ईस्ट में वायु की अनुपस्थिति में विखंडन हो रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा और दो कार्बन मॉलिक्यूल्स दो कार्बन मॉलिक्यूल्स। फिर दूसरा चरण है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, है ना, ऑक्सीजन के अभाव में मसल्स सेल्स में हो रहा है। मसल सेल्स में इसका प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा और तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स। एब्सेंस ऑफ एयर में क्या था, इथेनॉल या इसको C2H5OH अल्कोहल भी बोलेंगे, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और दो कार्बन मॉलिक्यूल्स। और ऑक्सीजन की कमी में मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा और तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है। तीसरा पथ है प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में। ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायु की उपस्थिति में और इसका प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना। तीन पथ में दिखलाया गया है, तीन पथ में विभिन्न पथ है। पहला पथ है प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि इसे कहते हैं अवायवीय श्वसन, इनमें वायु की अनुपस्थिति होती है इसलिए अवायवीय श्वसन कहते हैं। और इसका उत्पाद है इथेनॉल या अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा और दो कार्बन। दूसरा ऑक्सीजन की कमी में है लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा और थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स। फिर है तीसरा पद है प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया ये क्रिया हो रहा है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में और इनका उत्पाद है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और ये एनर्जी जो है वह ATP के रूप में जमा होता है, ATP प्लस फॉस्फेट, ATP प्लस फॉस्फेट और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी का उपयोग ADP तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP मॉलिक्यूल्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए हमारा ये ठीक है कि इनके विभिन्न पथ में भिन्न पथों द्वारा तीन पथ है, एक अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन और एक लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में। इसमें हम देखते हैं कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा, उसके अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किसके तुलना में, अवायवीय श्वसन की तुलना में, ठीक है। अब है क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा तो फिर अगला क्लास में आप जरूर क्वेश्चन पूछेगा, मैं फिर बताऊंगी।
थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्य, सबसे पहले तो मनुष्य एक जटिल संरचना वाला प्राणी है ना? जटिल संरचना वाला विकसित प्राणी है, अतः फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय, फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय विसरण क्रिया द्वारा संभव नहीं है ना? गैसीय विसरण द्वारा संभव नहीं है। भित्तियों, कूपिका भित्तियों में पाए जाने वाले रक्त का शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक जो हीमोग्लोबिन है, अभी मैंने जस्ट बताया था उस क्वेश्चन में कि रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के ये बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे कहते हैं HbO2। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और यह ऑक्सीजन को स्थल तक छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ऑक्सीजन को स्थल तक छोड़कर उस जगह तक पहुंचा करके फिर वह पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह ब्लड में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर कोशिकाओं में छोड़ता है ना? ब्लड का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो फिर ये क्या करता है कि ब्लड में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर कोशिकाओं में छोड़ देता है। फिर फेफड़ों के पिचकने से फेफड़ा में क्या हो रहा है? एक बार फैलता है और दूसरा पिचकता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जब वायु अंदर आता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, तो क्या होता है? वो फैल जाता है, फेफड़ा फैल जाता है। और जब फेफड़ा पिचकता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फेफड़ों के पिचकने से कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर निकल जाती है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़ों से पैर तक ऑक्सीजन पहुंचने में लगभग 3 वर्ष तक लग जाते है ना? लगभग 3 वर्ष तक लग जाते। इसलिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होना सबसे इम्पोर्टेंट रहा और इसी के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? मानव फुसफुस, मानव फेफड़ा में अनगिनत कुपिकाएं होती है ना? अनगिनत कुपिकाएं होती है। यदि इनके सम्मिलित क्षेत्रफल का आकलन करें तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर के बराबर होगा। 80 स्क्वायर मीटर, समझे? यदि हम आकलन करें उसके क्षेत्रफल को तो वो 80 वर्ग मीटर के बराबर होगा। अतः इन कोशिकाओं की ही अभिकल्पना है कि हमारे फुसफुस यानी कि फेफड़ों का क्षेत्रफल अधिकतम हो जाता है ना? कल्पना है कि हमारे फेफड़ों का क्षेत्रफल अधिकतम हो जाता है। कोशिका की भित्ति पतली होती है तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी हुई होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान
रुधिर तथा कोशिका के अंदर भरी हवा के बीच अधिकाधिक हो जाता है। कोशिका की संरचना गुब्बारे के समान होती है, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देती है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वहन। वहन क्या चीज है? कोई क्वेश्चन या कोई लाइन समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बतलाएंगे। अब है वहन। मानव में वहन कैसे होता है? 6.4 क्रियाकलाप नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बतला देंगे अच्छा से। अभी हम देख रहे हैं कि वहन है क्या, है ना। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों को हमारे शरीर में वहन करता है। सबसे पहले वहन का मीन समझेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना आना, ट्रांसपोर्टिंग का काम करना कहते हैं ना हम लोग, परिवहन हुआ। तो पहले तो वहन को सिर्फ वहन है क्या? हम्म एक जगह से दूसरे जगह हमारा ब्लड जाना, भोजन, ऑक्सीजन, वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करना। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिंग लिक्विड है ना, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कि प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। वहन करना मतलब उसको ढोता है, यहाँ से वहां ले जाना, लाना, पहुंचाना, ढोना करता है। कौन? प्लाज्मा भोजन, CO2 तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है। ऑक्सीजन को आरबीसी ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। सॉल्ट का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास भेज सके, ढकेल सके, है ना। एक वैसे पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो कि रुधिर को अंगों के आसपास भेज सके, ढकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। एक किसी भी बहने के लिए, किसी भी चीज को बहने के लिए क्या चाहिए हमें? एक पतली सी नली, वाहिका, कुपिया, है ना, वेसल्स, ये चाहिए। कुछ भी बहने के लिए हमें एक नली होना चाहिए, उसको पाइप बोलिए, चाहे वाहिका है बोलिए या वेसल्स बोलिए, हमें वो होना चाहिए, है ना। तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। ये मैंने पहले ही बतलाया है कि अलग अलग तंत्र के अलग अलग अंग होते हैं, है ना। तभी हमारा ये जो है वह वहन है, परिसंचरण, जिसमें रक्त का हीमोग्लोबिन द्वारा, ब्लड द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, नाइट्रोजन पदार्थ, वर्ज्य पदार्थों का वहन होता है। ठीक है, यहाँ तक हम अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा पंप हृदय, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही जाने कि वहन क्या है, किस चीज का वहन हो रहा है और वहन कौन कर रहा है। वहन कौन कर रहा है? रुधिर, है ना।
रुधिर भोजन ऑक्सीजन वर्ज्य पदार्थों को हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल माध्यम होता है जिसे कि प्लाज्मा कहते हैं, है ना। तरल माध्यम प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का निर रूप से वहन करता है। ठीक है, आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं हमारा पंप हृदय के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द बताइए, और कारण हम अगला वीडियो का नोटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।